Brought to you by Sensodyne K, Haier and ITIL। पहली सुर्खी मिडिल ईस्ट से ही है। 27 नवंबर को ही इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ था और इसके दूसरे ही दिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेबनान की सेना का आरोप है कि 27 और 28 नवंबर को इजराइल ने कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। वहीं इजराइल की सेना ने पहले हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया और उसके कुछ ही घंटों बाद जवाबी हमले के तौर पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला भी कर दिया। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने इस पर कहा कि शांति का जवाब शांति से और आग का जवाब आग से दिया जाएगा। The IDF is operating determinedly to any violation of the ceasefire. Fire will be met by fire, peace will be met by peace. युद्ध विराम समझौते की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली सेना दोनों को ही 60 दिनों में धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। इसके बाद लेबनानी सेना और यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स पूरे इलाके में तैनात की जाएगी। अगली सुर्खी जान लेते हैं जो रूस से आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के शहर डिनिप्रो पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि ये ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। ICBM एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इस तरह की मिसाइल का इस जंग में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। जब रूस पर ICBM इस्तेमाल करने का आरोप लगा तो पुतिन ने इसे खारिज किया, कहा कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल थी, माने उससे कम खतरनाक। पुतिन ने इस मिसाइल का तब नाम भी बताया था ओरेशनिक। अब पुतिन ने यह भी धमकी दी है कि वो ओरेशनिक का इस्तेमाल कीव की जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है उस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. ओरेशनिक मिसाइल का नाम आया है तो इसके बारे में भी बताते चलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हमले में भी किया जा सकता है। रूस इस हथियार को जंग के मैदान में ऐसे वक्त पर ले आया है जब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति में बदलाव कर न्यूक्लियर हमले को आसान भी बना दिया है और पुतिन बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी भी देते रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि एक ही लोकेशन पर बार बार हमला करने पर ओरेशनिक मिसाइल भी न्यूक्लियर हमले जैसा असर दिखा सकती है। Если применять его в несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать 2, 3, 4 комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно является высокоточным, и не оснащено ядерным взрывным устройством. अब तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो चीन से है। ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्री को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। पिछले 2 साल में ये तीसरी बार है जब चीन के किसी रक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह की जांच शुरू हुई है। डोंग जून से पहले पद संभालने वाले पिछले 2 लोगों के साथ क्या हुआ था, पॉइंट्स में समझते हैं। डॉन जून के पहले ली शांगफू चीन के रक्षा मंत्री थे। उनको 7 महीने के कार्यकाल के बाद अक्टूबर 2023 में पद से हटा दिया गया। इसके 2 महीने पहले से ही वो गायब थे। जून 2024 में उन्हें रिश्वतखोरी और कई अन्य आरोपों में कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। ली शांगफू के पहले वे फेंघी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री थे। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू हुई, तब उन्हें पद से रिटायर हुए 6 महीने हो चुके थे। उनको भी ली के साथ जून 2024 में पार्टी से निकाल दिया गया। आपको ऐसे अलग अलग तमाम नाम चीन की राजनीति में मिलेंगे। सबके साथ चीन की सरकार का बर्ताव कमोबेश एक जैसा दिखता है। सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि जिस किसी की भी शख्स को सरकार कथित तौर पर टारगेट करती है, वो एक दिन अचानक गायब होता है। पहले बताया जाता है कि वो बीमार है, फिर पता चलता है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है। कुछ केसेस में खबर आती है कि उन्हें सजा मिली, कुछ केसेस में तो कोई खबर आती ही नहीं। कुछ बड़े नामों पर गौर कर लीजिए, जैसे चेंगांग, ये चीन के विदेश मंत्री थे, जून 2023 से लापता हैं। हून जुताओ चीन के पूर्व राष्ट्रपति, अक्टूबर 2023 से लापता है। गुओ गुआंगचांग, ये चीन के उद्योगपति और इन्वेस्टर है, 2015 से गायब है।
ली यूचाओ चीनी सेना के कमांडर थे, अगस्त 2023 से गायब है। डोंग जून को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक प्रेस ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट महज शैडो चीजिंग है, माने हवा में तीर चलाने जैसा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।